Hello everyone, CA Jagriti Samota this side, and today our topic is aggregate turnover under composition scheme. हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में ये समझा था कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी टर्नओवर बेस्ड लिमिट चेक की जाएगी। इसमें अगर आपको याद हो तो हमने गुड्स और सर्विसेज का अलग अलग बाइफर्केशन किया था। उसमें हमने कहा था आप गुड्स के डीलर हैं और आपका बिजनेस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, असम और हिमाचल प्रदेश, तो आपकी लिमिट होगी 75 लाख रुपीज़। अगर आपका बिजनेस अदर स्टेट्स में तो आपकी लिमिट होगी 1.5 करोड़, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपकी लिमिट होगी 50 लाख रुपीज़। अगर आपकी लिमिट इसके अंडर है यानी कि 50 लाख, 75 लाख और 1.5 करोड़ के अंडर है तो आप कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि हम ये टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आज का हमारा ये वीडियो इसी पर डेडिकेटेड है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एग्रीगेट टर्नओवर। देखो फ्रेंड्स, अगर एग्रीगेट टर्नओवर हम कैलकुलेट करें मीन्स कि हम हमारी सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें ओनली सेल्स आएगी जो हमने गुड्स को सेल किया है उसकी वैल्यू क्या है। इसमें ना तो टैक्स आएगा और ना ही इसमें कोई परचेज रेट होगी। इसी चीज़ को माइंड में रखकर हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जेम सप्लाई हो, एक्सपोर्ट हो, इंटर स्टेट सप्लाई हो, सभी तरह की सप्लाई आपके टर्नओवर में ऐड होगी। ऑफ अ पर्सन हैविंग अ सेम पेन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। इस लाइन पर थोड़ा सा आप फोकस करना। फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर ए है, इनकी राजस्थान में एक ब्रांच है और इनकी एक ब्रांच गुजरात में, ठीक है। तो इन्हें राजस्थान में अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और गुजरात में अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब मान लो राजस्थान में उनकी सेल्स हुई है 20 लाख रुपीज़ और गुजरात में उनकी सेल्स हुई है 30 लाख रुपीज़। अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर वो कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका टर्नओवर हम कैसे चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, सेम पेन यानी मिस्टर ए का पेन तो एक होगा, इसी पेन के बेस पर उन्होंने राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन लिया है और गुजरात में भी रजिस्ट्रेशन लिया है। यानी एक पेन पर जितने रजिस्ट्रेशन है उन सभी रजिस्टर प्लेस की हम टर्नओवर को ऐड करेंगे और ऑल इंडिया बेसिस पर जितनी आपकी सेल्स हुई है सारी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगी, फिर हम लिमिट चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजस्थान में उनकी सेल 20 लाख प्लस 30 लाख यानी 50 लाख रुपीज़ है, यानी कि वो कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। सेम पेन मीन्स कि एक पेन पर जितने भी रजिस्ट्रेशन है उन सब का टर्नओवर ऐड करके हम एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि हम कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या लिखा है कि दिस आल्सो इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट व्हेन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माना मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1/4 को, 1/4 से 1/9 के बीच मेरी सेल हुई 40 लाख। अब मुझे कंपलसरी यहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है तो मैंने 1/9 को अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में। यहाँ पे मान लो 31/3/22 तक मेरी सेल्स हुई है 20 लाख रुपये। अब मुझे लग रहा है या नहीं, मुझे नॉर्मल स्कीम में नहीं रहना है, अब मुझे कंपोजिशन स्कीम में चले जाना चाहिए। तो 1/4 को जब मैं अपना टर्नओवर कैलकुलेट करूंगी तो खाली 1/9 से नहीं देखा जाएगा, 1/4 से देखा जाएगा कि मेरा टर्नओवर कितना है। यानी 40 लाख भी ऐड होगा और ये 20 लाख भी ऐड होगा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं हम। आगे चीज़ें क्या क्या एक्सक्लूड होगी, तो इसमें एक्सक्लूड होगा CGST, SGST, UTGST, IGST एंड सेस। हमने जब स्टार्टिंग में टॉपिक स्टार्ट किया था तो क्या कहा था कि जो हमने माल बेचा है उसकी वैल्यू ही आपको ऐड करनी है, कोई टैक्स ऐड नहीं होगा। तो ये जीएसटी के जितने भी टैक्स है कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। वो आपका जब इनवॉइस वैल्यू होती है, देखिए इनवॉइस कैसे बनता है, तब सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू मान लो 1000 है, CGST लगेगा, SGST लगेगा, मान लो 14% के हिसाब से 140 आपका जो इनवॉइस बना है 1280। अब जब आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे कंपोजिशन लेवी स्कीम चेक करने के लिए तो आप इसमें से CGST और SGST लेस कर देंगे, यानी आपको क्या वैल्यू लेनी, ओनली टैक्सेबल वैल्यू। नेक्स्ट है इनवर्ड RCM सप्लाईज।
देखिए क्या होता है ना, सीएम में आप जो माल खरीदता है यानी परचेजर ही उस पर टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराता है। भले मैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स जमा करा रही हूँ, लेकिन है तो मेरी परचेज, और परचेज कभी भी आपकी जो टर्नओवर है उसमें ऐड नहीं होगी, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट अर्न ऑन LAD। LAD मतलब लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट, एक्सटेंडेड। अगर इन पर आपने कोई इंटरेस्ट अर्न किया है या आपने कोई डिस्काउंट अर्न किया है तो आपका टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर आपने पहले ध्यान दिया हो तो मैंने एक्सपोर्ट्स पे एक स्टार लगाया है और एक इंटरस्टेट सप्लाई पे स्टार लगाया है। इसका क्या मीनिंग है? हम कंपोजिशन स्कीम में आगे पढ़ेंगे कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई करते हैं या आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए हैं तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। तो उसी पे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट एंड आपके इंटरस्टेट सप्लाई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की ही कंसिडर होगी। करंट ईयर में जिसमें आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली है उधर कंसिडर नहीं होगी, बिकॉज आप कंपोजिशन डीलर के रूप में ये चीज़ें कर ही नहीं सकते। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि एक्सपोर्ट एंड इंटरस्टेट सप्लाईज आर रिलेवेंट ओनली व्हाइल डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। यानी आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ही एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाई को कैलकुलेट करने में आप कंसीडर करोगे, नॉट रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लायर हैज़ ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी। इसका रीजन क्या है? बिकॉज नॉट परमिटेड टू मेक इंटरस्टेट सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट।